आपको ये बताते हैं कि क्या वक्त एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। क्या दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व की तरफ बढ़ रही है। आज जिस तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमा रहे हैं, ठीक वैसा ही दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने किया था। उस वक्त हिटलर ने न सिर्फ जर्मनी की सेना का विस्तार किया, बल्कि राइनलैंड, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर उसी तरह अवैध कब्जा किया जिस तरह आज राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया और वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब हिटलर जर्मनी को फिर से महान बनाने के लिए अपनी ताकत दिखा रहा था, तब पश्चिमी देश बटे हुए थे और इसी गलती ने दुनिया को उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध की आग में ढकेल दिया था। और अब लगता है कि आज वक्त एक बार फिर से खुद को दोहराने ना लग जाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अड़ चुके हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेगा और इसके लिए उन्होंने यूरोप के 8 देशों पर सजा के रूप में 10% टैरिफ लगा दिया है। इन देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। इन सभी देशों पर ट्रेड डील के तहत अभी 15% टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन अब 1 जून से इन देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके पीछे कारण यह है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड की आजादी का समर्थन कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि ये सारे देश नेटो संगठन का हिस्सा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है और नेटो का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर उसके एक सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। लेकिन यहां तो इस मामले में गंगा जी उल्टी बह रही है। खुद अमेरिका नेटो के ही सदस्य देशों को धमकी दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ये जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड के पीछे आखिर वो क्यों पड़े हुए हैं। आखिर कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी नजर जो है ग्रीनलैंड पर आकर टिक गई है। ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल जो है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, कुल क्षेत्रफल जो है वो 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से 9 गुना बड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो फ्लोरिडा, उसके एक अगर आप काउंटी को ले ले, स्टेट को ले ले, तो फ्लोरिडा से 13 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड, 13 टाइम्स बड़ा है। अब इसका मतलब समझिए, अब इतना ज्यादा क्षेत्रफल होते हुए भी ग्रीनलैंड की जो कुल आबादी है वो कितनी है? 58,000। आप जान के हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीनलैंड का 80% क्षेत्रफल बर्फ की चादर से ढका है, जिसे आइस शीट भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ग्रीनलैंड में इंसानों के लिए जीवन बहुत मुश्किल है। ना तो ग्रीनलैंड में खेती संभव है, ना कोई निर्माण हो सकता है, ना सड़कें बन सकती हैं और ना ही ग्रीनलैंड के इलाकों में स्थायी जीवन आसान है। लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहां पर सड़कें बनाना, फैक्ट्री बनाना, घर बनाना सब कुछ मुश्किल है। बहुत स्कैंटिली पॉपुलेटेड है, सिर्फ 58,000 लोग। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं? समझिए, यूरोप के देशों ने जिन 30 खनिजों को दुर्लभ माना है, जिसमें 25 खनिज ग्रीनलैंड में मौजूद है, अगर ये दुर्लभ खनिज अमेरिका को मिल जाते हैं तो वो चीन पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये वही दुर्लभ खनिज है, यहां पर जूम इन कीजिए और दिखाइए 25 दुर्लभ खनिज, तो चीन पर उसकी जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। यूरेनियम का भंडार, ये वही दुर्लभ खनिज है जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रिक कार, विंड टर्बाइन, लड़ाकू विमानों सब में होता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में यूरेनियम है, यूरेनियम का भंडार है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है। और ये एक बार फिर से जो उनका नारा है मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी कड़ी में इसे देख रहे हैं। इसी ग्रीनलैंड में अरबों बैरल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैसें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए लिथियम हो सकता है। सोचिए, हाई जिंक है, लेड है, कॉपर के साथ सोने की बड़ी बड़ी खदानें भी हो सकती हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की जिद का एक और कारण है ये नक्शा। अब हम आपको दिखाते हैं ये नक्शा, जो बड़े स्क्रीन पर हम दिखाना चाह रहे हैं। दरअसल आपको ये नक्शा दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, अभी दुनिया में व्यापार के लिए प्रमुख रूप से कुल 14 मार्ग हैं
और ये सारे मार्ग नीचे से होकर गुजरते हैं। जितने भी सी रूट्स आप देखेंगे नीचे की तरफ आकर गुजरते हैं ज्यादातर जो मार्ग है। 14, ये जो ऊपर आर्कटिक सर्कल का इलाका है जो आप देख रहे हैं ऊपर में, जूम इन करके ऊपर वाला हिस्सा दिखाई, सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल वाला इलाका है। यहां बर्फ बहुत ज्यादा है जिसके कारण अगर आप देखें तो इस रूट से व्यापार संभव है ही नहीं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक सर्कल में बर्फ पिघल रही है और जैसे जैसे बर्फ पिघलकर इस इलाके में समुद्री रास्ता तैयार हो रहा है, उससे दुनिया के बड़े देश इस इलाके को व्यापार के लिए एक लॉटरी मान रहे हैं। और इसका कारण है कि अगर आर्कटिक सर्कल से व्यापार शुरू हो गया ऊपर से, तो शंघाई से नीदरलैंड की दूरी 22% कम हो जाएगी और इसके कारण 30 से 40% पैसे की भी बचत होगी और इस नॉर्दर्न सी रूट को वही नियंत्रित करेगा जिसका ग्रीनलैंड पर प्रभाव होगा। सोचिए, दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस क्लाइमेट चेंज के कारण अब आर्कटिक सर्कल की बर्फ पिघल रही है, तो बड़े बड़े देश इसमें अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। और अमेरिका तो एकदम आगे बढ़कर ग्रीनलैंड पर ही कब्जा करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये पहली बार कर रहा है। अगर आप अमेरिका के असली नक्शे को देखेंगे तो वो सिर्फ इन 13 राज्यों तक सीमित था। बाद में अमेरिका ने साल 1803 में लुइसियाना को फ्रांस से खरीदा, जिसे आज के 14 राज्यों में बांटा गया है। और इनमें मिसूरी, आयोवा, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, ओक्लाहोमा, कैंसस, कोलोराडो, मिनेसोटा जैसे राज्य आते हैं। इसी तरह अमेरिका ने साल 1819 में स्पेन के साथ एक संधि की थी और उससे फ्लोरिडा राज्य को खरीदा था। साल 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रशिया से खरीदा। इसके अलावा आज अमेरिका मेक्सिको पर यह आरोप लगाता है कि उसके नागरिक घुसपैठ करके अमेरिका में दाखिल होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि टेक्सास राज्य पहले मेक्सिको के पास था, लेकिन अमेरिका ने 1845 के युद्ध में टेक्सास पर कब्जा कर लिया। और इसी तरह कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह, एरिजोना और न्यू मैक्सिको भी पहले अमेरिका का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने युद्ध के जरिए इन इलाकों पर कब्जा किया और अब अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ भी यही करना चाहता है। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने इसका जबरदस्त विरोध किया है और यह कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो ये देश उसकी सुरक्षा करेंगे। For sale and we will never be for sale. ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, यानी बिक्री के लिए नहीं है ग्रीनलैंड। और आज हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। पहले मादुरो को, राष्ट्रपति वेनेजुएला को उठा लेते हैं, वो ईरान को रोज धमकी दे रहे हैं, वहां पर विरोधियों का साथ दे रहे हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और यहां तक धमकी दे रहे हैं कि आक्रमण कर देंगे। और अब ग्रीनलैंड पर उनकी नजर पश्चिमी देशों की इस लड़ाई को देखकर। लेकिन आज आप सोचिए कौन मुस्कुरा रहा होगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद काफी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अब तक ऐसा माना जाता था कि नेटो संगठन रशिया और चाइना का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज नेटो के ही देश खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। जो अमेरिका पश्चिमी देशों का सरपंच बनता था, अब उस अमेरिका को यूरोप के देश कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की इमरजेंसी बैठक में यह फैसला हुआ है कि अगर बातचीत से ग्रीनलैंड के मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला तो यूरोप के देश अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई में टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दिया जाएगा। इसमें अमेरिका यूरोप के देशों को जो हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है, उस सामान पर यूरोपीय यूनियन टैरिफ को बढ़ा सकता है। और कहा जा रहा है कि यूरोप के देश अमेरिका पर उस आर्थिक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे ट्रेड बाजूका या एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
ये कानून साल 2023 में चाइना जैसे देशों के लिए बनाया गया था ताकि यूरोप के देशों को आर्थिक पाबंदियों और दबाव से बचाया जा सके, लेकिन अब यूरोप के देश इस आर्थिक हथियार का इस्तेमाल किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो अमेरिका की कंपनियों पर न सिर्फ यूरोप में कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे बल्कि उसके निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका के साथ सभी तरह के जो व्यापार है उसको बहुत कंट्रोल, बहुत सीमित, बहुत कम कर दिया जाएगा और अमेरिका के साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा राष्ट्रपति ट्रंप अभी पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए यूरोप के कुछ देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है, जिसके तहत फ्रांस ने 15 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे, जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी है और नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने भी 2-2 सैनिक तैनात किए हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी पश्चिमी देशों से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला था और अब फिर से पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में गूगल पर बहुत सारे लोगों ने सवाल को सर्च किया है कि क्या यूरोप के देश ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचाने में कामयाब होंगे और क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका का विरोध करने वाले यूरोपीय देश रशिया और चाइना की भी मदद ले सकते हैं। अगर अमेरिका और यूरोप के देशों की तुलना करें तो अमेरिका हर मामले में यूरोप पर भारी नजर आता है। 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2,782 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि 45 करोड़ की आबादी वाले यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश आते हैं, लेकिन इन 27 देशों की कुल अर्थव्यवस्था 1,908 लाख करोड़ रुपए की है, जो अमेरिका से लगभग 874 लाख करोड़ रुपए कम है। अमेरिका के पास 13,58,000 सैनिकों की फौज है, जबकि यूरोपीय यूनियन के पास 13,61,000 सैनिकों की फौज। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट 83 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का सालाना रक्षा बजट 21 लाख करोड़ रुपए का है, जो अमेरिका से 52 लाख करोड़ रुपए कम है। अमेरिका के पास 13,175 लड़ाकू विमान है, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 70 सबमरीन्स हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के पास 5,199 लड़ाकू विमान है, 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 46 सबमरीन्स। हालांकि यूरोप के ज्यादातर देश हथियारों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर करते हैं। यूरोप के देशों के पास जो 46% लड़ाकू विमान ऐसे हैं, 46% कहां बने हैं? अमेरिका में। 42% मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका में बनी है, 23% गोला बारूद भी है जो मेड इन अमेरिका है और 24% बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार ऐसे हैं जो अमेरिका में ही बने हैं। और इसीलिए यूरोप के लिए अमेरिका का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो इन देशों पर सजा के तौर पर टैरिफ भी लगा रहे हैं, इन्हें दिन रात धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, We need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security. We need it for we need Greenland for national security. See what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को लोग सीरियसली लेने लगे हैं, क्योंकि कई बार वो ऐसी बातें बोलते थे पहले जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल माना जाता था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चाहे वो आपके लिए कल्पना करना या सोचना समझना कितना भी मुश्किल हो, वो कर बैठते हैं। एक तरफ ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर नेटो का भविष्य दांव पर लगा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को भी बंद कराना चाहते हैं। अब सुनिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया में शांति लाने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। पहले ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा में शांति की स्थापना के लिए बनाया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप इस संस्था को गाजा तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो इसे एक परमानेंट ग्लोबल बॉडी बनाना चाहते हैं जो दुनिया में शांति के प्रयासों के लिए काम करे। बड़ी बात यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस एक शॉपिंग मॉल की तरह होगा, जहां शांति को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाएगा। अब भाई, अगर कंसीव और इसको इमेजिन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो मामला तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि बनने वाला है।
शांति के नाम पर बनने वाले इस बोर्ड की मेंबरशिप लेने के लिए हर देश को लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। 9,000 करोड़ रुपए दीजिए, फिर आप इस कमिटी में घुसिए। इससे जिस देश के पास पैसे होंगे वो तो इस बोर्ड का सदस्य बन जाएगा, लेकिन जो गरीब देश है वो इस बोर्ड से हमेशा बाहर रहेंगे। इसके अलावा जो देश अस्थायी रूप से इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा। हर साल में उन्हें एक निश्चित भुगतान करके इस बोर्ड की सदस्यता को बरकरार रखना होगा। यानी ये जो शांति बोर्ड, पीस बोर्ड है, उसमें शांति को एक नैतिक मूल्य या मानवीय लक्ष्य की तरफ नहीं बल्कि एक बाजार के उत्पाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये यूएन से, संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल अलग होगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हर देश के पास एक वोट की ताकत है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में मेंबरशिप खरीदने वाले देशों को ही वोट करने का अधिकार होगा। और इस बोर्ड के चेयरपर्सन भी, सही समझा आपने, राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। सरल शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मर्जी से इस बोर्ड को चलाएंगे। वही देश इस बोर्ड का सदस्य बन पाएगा जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सहमति देंगे। चित भी उनकी, पट भी उनका।